हमारे आज के चीफ गेस्ट को, जो आज से नहीं कई सालों से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लीगलाइजेशन में। और एक्चुअली लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्या लीगलाइजेशन है, क्या कैरियर है उसमें। और ये वो शख्स है जिन्होंने इस पूरी एंटिटी को गवर्नमेंट के आगे हमें रिप्रेजेंट किया कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। और आज अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है, कंपनी है, अगर वो है, तो उसको इससे लीगलाइज होना भी बहुत जरूरी है। सो अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे आज के चीफ गेस्ट को, मिस्टर राहुल सुदन जी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ फिटजी, फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं, एडिटर डायरेक्ट सेलिंग टुडे, जिसके प्लेटफॉर्म पे हमारे दो भी प्रोग्राम्स हुए, जहां से ई बायोटेरिज्म को 2 अवार्ड्स भी मिले, प्रिंसिपल और कन्वीनर डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग एकेडमी। तो मतलब एक खुद में ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग आज इंडस्ट्री हमारे सामने आ चुकी है। सो आप सबके वार्म वेलकम के बीच में हम इनवाइट करेंगे उनको। सो वेलकम राहुल सुदन जी। Thank you so much, Prateek. Thank you so much, Prateek and Sunil ji. And about 800 डायरेक्ट सेलर्स, आज आप 800 लोगों के साथ एक साथ बात करने का जो मौका प्रतीक जी ने दिया है, थैंक यू सो मच प्रतीक। आई वुड ऑल्सो लाइक टू वेलकम आवर एंड ऑनर द अटेंडेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ हमारे जो फेलो पैनलिस्ट है, विवेक जी, अजय जी एंड डॉक्टर शिवानी। एंड मैं ये सोच रहा था प्रतीक ने सेशन पहले क्यों नहीं बुलाया मुझे, कि ये तो अगर ये 10-11 दिन से चल रहा था और ये बूट कैंप 3.0 है, तो ये तो पहले से आना चाहिए था और ये सबको अटेंड करना चाहिए। 25 साल पहले जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी, तो मैं सुनील जी की बात से ही शुरू करता हूँ। बात जो उन्होंने कहा कि एजुकेशन और ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। इन्होंने एक चीज पे और बात करी, वो था साक्षरता के ऊपर, और एक चीज सिस्टम के ऊपर। 25 साल पहले जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की, तो मुझे लगता था मुझे सब कुछ आता है। उसका कारण बड़ा सिंपल था। स्कूलिंग अच्छी जगह थी, कॉलेज अच्छी जगह था, इंजीनियरिंग थी, एमबीए था, और मेरी जो अपलाइन थी, जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आया था, मैं उसको बहुत मेहनत करते हुए देखता था। तो वो 12-14 घंटा काम करता था, पहले मौके पे सबको प्लान देना शुरू कर देता था, और मुझे लगता था ये मेहनत ज्यादा करता है और ऐसे काम नहीं होगा, इसको करने के और बेटर तरीके हो सकते हैं। तो जितना दिमाग था उतना काम करना शुरू किया। अब क्योंकि वो प्रैक्टिकली दोस्त अच्छे थे और थोड़ी बहुत मतलब क्रेडिबिलिटी थी, या ये कहते हैं आपके विश्वास के लोग जो आप पे भरोसा करते हैं वो थे, तो मैंने डायरेक्ट बहुत ज्यादा जल्दी किए। तो जितने लोगों को शायद टाइम लगता होगा डायरेक्ट करने में, मैंने डायरेक्ट सबसे जल्दी अपने सिस्टम में करना शुरू कर दिया था। अमूमन 4-5 दिन में मैं एक डायरेक्ट सेल कर लिया करता था। क्वेश्चन आया 6 महीने बाद, जब वो 10 लोगों से 100 लोगों की टीम बनाने का क्वेश्चन आया, तब मुझे समझ में आया कि क्यों मेरी जो दोस्त है, जो मेरे अपलाइन है, वो बड़ी टीम बना पा रहे हैं और मैं टीम नहीं बना पा रहा हूं, जबकि मैं सब लोगों को लेकर आने के लिए सक्षम था। तो तब मेरी जो अपलाइंस थी, उन्होंने मेरा नाम कैंपाकोला रख दिया। तो मैंने कहा ये नाम क्यों रखा आपने? तो वो नाम इसलिए रखा था कि मैं सुनता कुछ नहीं हूँ, सिर्फ बोलने में ज्यादा यकीन करता हूँ। और मेरी जो अपलाइंस थी, उन्होंने मुझे गाइड करा, बगैर एजुकेशन ट्रेनिंग शब्द को इस्तेमाल किए मुझे प्रैक्टिकल चीजें सिखाई, अपने साथ रखा, ये देखने के लिए कि मैं किस तरीके से गलतियां करता हूं और वो क्या ठीक चीज करते हैं। और वो जो 3 महीने उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, आज सही मायने में देखें तो वो 25 साल का सफर उस 3 महीने के ऊपर ही बेस है। मैं क्या करना चाहता था, मैं क्या कर सकता था, मेरे में क्या पोटेंशियल था, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट था कि वो सही टाइम पे सही एजुकेशन का मिलना, किसी गाइडेंस का मिलना, वो समझना कि हाँ इस इंडस्ट्री का विजन क्या हो सकता है। तो मुझे ये जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, मुझे दोबारा से अटेंड करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि हमेशा एक ना एक नई चीज सीखने को मिल जाती है। वैसे प्रतीक को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि नाम बड़ा अच्छा रखा उसने, बूट कैंप। आज से 50 साल पहले लोग बूट कैंप में नाम रखते थे जब आर्मी के लोगों को तैयार किया जाता था।
और फिर उसके बाद वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब उनको अपने सबसे हाईएस्ट लेवल के लोगों को ट्रेन करना होता है तो ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस शब्द को इस्तेमाल करके मैं ये समझ सकता हूँ कि प्रतीक को कितना फोकस होगा कि वो इस आपकी टीम को किस लेवल तक लेके जाना चाहता होगा, अपनी टीम को कितना बड़ा करना चाहता होगा। प्रतीक जी और सुनील जी ने आज का जो टॉपिक मुझे दिया था डिस्कस करने का, वो है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अभी शब्द को अगर समझें तो इसमें दो मतलब है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है और आपका क्या फ्यूचर है इस इंडस्ट्री में। तो मैं इन दोनों बातों को अलग अलग आंसर करना चाहूंगा। जिसमें से कई लोग स्पोर्ट्स खेलते होंगे, तो आप देखते होंगे जब हम कोई मैच खेलने जाते हैं तो उससे पहले नेट प्रैक्टिस होती है। और जब वो 4 घंटे का मैच होता है, लेकिन प्रैक्टिस तो 40 दिन तक चलती है। तो अब ये समझे इस इंडस्ट्री को 2021 में असल में सरकार ने इसको 100% लीगल किया। तो सरकार के हिसाब से तो एक्चुअल में ये इंडस्ट्री अब शुरू हुई है। उनको ये नंबर भी अच्छे लगते हैं कि ये इंडस्ट्री आज 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ पे है, तो ये एक्चुअल में इतनी जल्दी बढ़ क्यों रही है। हाँ, जिसे कहते हैं कि वो जो 20 साल की मेहनत थी सब लोगों की, सब टीम्स की, वो आज एक रिजल्ट में कन्वर्ट कर रही है। यानी कि अगर आप एक समझें कि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी बिजनेस या कहीं कहीं पे भी आप अपना करियर लगाना चाहते हैं, तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री में लगाना चाहेंगे जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आप ऐसी किसी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहेंगे जो इंडस्ट्री कल को खत्म हो जाए। जैसे आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा, वो हाथ से घुमाने वाले फोन एक टाइम पे आते थे, आज वो एग्जिस्ट नहीं करते। नोकिया जैसी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जिन्होंने वक्त के बदलते हुए टेक्नोलॉजी रखी, ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखा, वो उन्होंने ही असल में ग्रो किया। अब आपने इंडस्ट्री चूज की जो सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है। अब वो ग्रो क्यों कर रही है उसका कारण है। अगर आप समझें, मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान पहुंचाने के 5-6 तरीके होते हैं। कुछ लोग किराने की दुकान में काम करते हैं तो वो रिटेल की मार्केट समझेंगे। कुछ मॉडर्न ट्रेड समझेंगे, जैसे ये बिग बाजार है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। कुछ ई कॉमर्स समझेंगे कि जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट है, आपने ऑर्डर किया आपको माल आ जाता है घर पे। कुछ D2C समझेंगे कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो ऑनलाइन पोर्टल्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। और एक डायरेक्ट सेलिंग है। यानी अगर देखें तो 6 तरीके की इंडस्ट्री है जो जिस तरीके से सामान मैन्युफैक्चरर से बनके कस्टमर तक जा सकता है। अब इन 6 इंडस्ट्री में हम घुस के, हम जुड़ के काम कर सकते हैं। अगर हम बहुत है तो हम रिटेल में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, मॉडर्न ट्रेड में जा सकते हैं, काफी जगह जा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि इन सभी इंडस्ट्री में से ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा तेज ग्रो कर रही है और जिसमें मैं पैसे कमा सकता हूँ। आज क्या मैं बिग बाजार या मॉडर्न ट्रेड में जाके पैसा कमा सकता हूँ? क्या मैं अमेजोन से पैसा कमा सकता हूँ? क्या मैं 250-300 रिटेल की दुकानें खोल के पैसा कमा सकता हूँ? तो मुझे कमाने के लिए क्या चाहिए? अपना टाइम, थोड़ा सा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूज करने का बेनिफिट, उसको समझाने का तरीका, और एक एजुकेशन जो प्रोडक्ट को समझा सके, प्लान को समझा सके, लोगों को साथ लाके टीम को समझा सके। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से असल में इंडस्ट्री की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ निश्चित हो जाती है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि दुनिया में सभी देश जो हैं, जो दो बड़े आप समझें कॉन्टिनेंट, वो हैं यूरोप और अमेरिका है। अब ये तो जो देश है यूरोप और अमेरिका, यहाँ पे काम करने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। आप थोड़ा हैरान होंगे ये सोच के कि काम करने वाले लोगों की पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है। सो जनरली अगर आप ये समझें कि आप 15 साल से लेके 70 साल तक की एक उम्र समझी जाती है जिसमें आप जीते हैं और आप काम करते हैं, उसमें काम करने वाला जो सेक्शन है वो असल में 20 से 45 साल वाले होते हैं। आप जनरली 15 से कम को काउंट नहीं करेंगे कि वो कोई देश की अर्थव्यवस्था के लिए, अपने घर चलाने के लिए काम करेंगे, और 70 साल से ऊपर भी आप जनरली काउंट नहीं करते। जबकि ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में कई लोग इसमें बहुत ज्यादा काम करते हैं, कई लोग अपने अपने घर को चलाते हैं। पर जो काम करने वाली जो जनसंख्या है उसको इस एज में माना जाता है। वो प्रॉब्लम ग्लोबली क्या होना शुरू हो गया कि यूरोप में और अमेरिका में वो जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है, इंडिया में वो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास काम नहीं है। अब सरकारें तो इतना सारा काम क्रिएट नहीं करके दे सकती कि वो हर एक को एक रोजगार गारंटी करे, वो गारंटी करे कि हाँ जी सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबके लिए फैक्ट्री लगेगी।
तो यानी कि एक तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन चल रही है, ऊपर से काम करने वालों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब काम करने के ऑप्शन कम है। इसलिए अगर आपका दूसरा कोई क्वेश्चन है ना कि डायरेक्ट सेलिंग में आप अपना कितना फ्यूचर बना सकते हैं, तो ये समझिए कि सबसे लो कॉस्ट बिजनेस को शुरू करने का तरीका ये डायरेक्ट सेलिंग। बाकी फिर आपके सपनों में कितनी हिम्मत है वो डिसाइड होता है। फिर जिसके जितने बड़े सपने हैं वो उतने बड़ा उसमें काम कर लेता है, उतनी ज्यादा मेहनत करता है। भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छी इंडस्ट्री के रूप में लाने के लिए काफी कुछ स्टेप्स उठाती है। जो सेंटर है उन्होंने अपना लॉ बनाया है जिसके अंदर हम सभी काम करते हैं, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। उसके बाद सभी जो राज्य हैं, वेस्ट बंगाल है, आंध्रा है, केरल है, वो अपने अपने लॉज बना रहे हैं ताकि आप और इफेक्टिवली वहां पे काम कर सकें। आसपास के जो देश हैं, चाहे वो नेपाल है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे मलेशिया है, वो सब भी एक ऐसे इन्वायरमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप इंटरनेशनल भी काम कर सकते हैं। सोच सिर्फ आपकी है कि आप इस बिजनेस को कितना बड़ा करना चाहते हैं। सरकार आपके साथ है, वो चाहती है कि ठीक चीज ठीक तरीके से लोगों को दी जाए। अब आपके ऊपर है कि आप कितना सीख के कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और कितनी जल्दी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं ज्यादा मोनोलॉग नहीं करना चाहूंगा कि मैं आपको कहूं कि मैं आपसे बात करता रहूं। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, सुनील भाई, प्रतीक भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कोई लोग जानना चाहें तो मैं चाहूंगा कि मैं उसे एड्रेस कर सकूं। नहीं सर, ये बहुत बढ़िया बात आपने बोली। लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये होता था राहुल सर कि कैरियर, और आपने अभी जो दो बातें बताई उससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा कैरियर बहुत ब्राइट है। और चूंकि पॉपुलेशन ही हमारी सबसे बड़ी पावर है, ताकत है, और हम उसी को जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यू शुड इन्फॉर्म टू ईच एंड एवरीबडी प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान और ये इंडस्ट्री। और सबसे बड़ी बात जो आपने बात बोली वो थी इकोनॉमिकली, कि यदि हम ग्रोथ करना चाहते हैं तो इससे अच्छी इंडस्ट्री नहीं हो सकती। सर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि लोगों का थोड़ा सा सीखने का जो मन स्थिति है वो नहीं होती है, तो क्या वाकई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करने के लिए? सुनील भाई, अगर इस इंडस्ट्री को समझें तो एक्चुअल में है क्या, हमने प्रोडक्ट पसंद आया, प्रोडक्ट खरीदा, पैसे दिए, डायरेक्ट सेलिंग शुरू। अब उस प्रोडक्ट खरीदने से सपनों को बिल्ड करने का जरिया जो है, जो पुल है, वो सिर्फ एजुकेशन ही तो है, और तो कोई तरीका नहीं है। वरना कोई लॉजिक तो साबित कर नहीं सकता ना कि आप एक 1000, 5000, 10,000 का प्रोडक्ट खरीद के कैसे आप 10 लाख कमा सकते हैं। तो उसको समझने के लिए अगर 90% लोग वो नहीं समझते तो कोई गलत नहीं है। उसको समझ में आने के लिए तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि कुछ तो सीखने की जरूरत है, कुछ जानने की जरूरत है, किसी को गुरु बनाने की जरूरत है। जनरली ऐसा होता है कि ज्ञान जो है ढूंढ के लेना पड़ता है, भाग के लेना पड़ता है, मेहनत करके लेना पड़ता है। मेरा मानना यह है कि ज्ञान थोड़ी पैसे नहीं, तो जल्दी से ले लेना चाहिए। थैंक यू राहुल सर। एक आखिरी क्वेश्चन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज 800 850 लोग हमें सुन रहे हैं। सब लोगों को लगता है कि इस मॉनिटर कर रही है सरकार, और हमने सारे उस चीजों पे खरे उतरे हैं। आपके मुंह से थोड़ा सा मैं सब लोगों के ये कहना चाहूंगा कि ई बायोटोरियम भी क्या उस कदम पे चल रहा है, और हम निश्चिंत रहें कि गवर्नमेंट का कहीं कोई प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होगा, और हम इस इंडस्ट्री में, मतलब बायोटोरियम में, अपना करियर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं या बना सकते हैं। देखिए सुनील भाई, ये समझिए कि सरकार ना एक दिशा निर्देश जारी करती है। सरकार समझाती है कि आपको ऐसा करना है। अब इसको करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका जो सिस्टम होता है वो कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी के ओनर्स पे आता है। अब इसी बिल्कुल। से उनकी विचारधारा बाहर निकल के आती है कि वो कंपनी को कितना बड़ा करना चाहते हैं। सच्ची बात यह है कि जब तक आप बहुत सारे कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखेंगे, कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट, सही वैल्यू पे, सही टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे, तो आप भी बड़ी कंपनी नहीं बन सकते। और ई बाइटोरियम में एक चीज अच्छी है कि उनकी मैनेजमेंट ये चाहती है कि वो रोज ग्रो करें, रोज ठीक चीज करें। देखिए, जीरो से जीरो पे कोई 100% ठीक नहीं होता, और सरकार का लॉ भी इन प्रोसेस बनता गया। ऐसा नहीं था राइट। कि डे वन पे सारी चीजें तैयार थी, सरकार भी अमेंडमेंट करती जा रही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है ये समझना कि आप सरकार की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको सुने, उसे फॉलो करें, उसे इंप्लीमेंट करें। और इस मामले में ये जरूर कहूंगा कि आपकी मैनेजमेंट आगे बढ़ के पूछती है। इनफैक्ट आपकी मैनेजमेंट तो ये तक सपोर्ट करने को तैयार है कि अगर सरकार को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो डेटा चाहिए या कुछ जानकारी चाहिए, तो वो भी देने को तैयार है।
जनरली ऐसे लोग बड़े कम निकल के आते हैं जो आगे से बढ़ के खुद कहेंगे सर कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री हम सबको पता है कि बहुत बढ़ रही है, बट उसका एक आपको एक छोटा सा डेटा देता हूं। तो एक्चुअल में हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में 2030 तक के लिए जो बिजनेस की नंबर आए हैं ग्लोबली वो करीबन 8 ट्रिलियन है। तो ऐसे समझना कि हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी आज के डेट में 4 ट्रिलियन है, जो भी पिछले महीने हिंदुस्तान ने किया है। तो आज तक हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थे, आज हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और वर्ल्ड वाइड वेलनेस का बिजनेस 8 ट्रिलियन होने जा रहा है। यानी कि इतना बड़ा बिजनेस है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है एक्चुअली में। अब लेकिन लिमिट है नहीं है तो सरकार भी पॉलिसी बनाना चाहती है हेल्थ के प्रोडक्ट के लिए। तो आगे से जो लोग हेल्थ बेच रहे हैं, वेलनेस में बात करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपकी मैनेजमेंट खुद आगे बढ़ के इन्फॉर्मेशन देती है कि हमें ये इसमें हम काम करते हैं, इन स्टेट्स में हम काम करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा आप सभी से कि रोज ठीक होना, हर चीज को ठीक करना सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती। कंपनी देखिए एक छोटी एक समझे पूरे पिक्चर में कंपनी बहुत छोटी हो जाएगी जब आप 20 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे। तो 20 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जब अपने कस्टमर से बात करते हैं तो कैसे करते हैं। आप अपनी कमिटमेंट मार्केट में कितनी करते हैं वो भी ज्यादा मैटर करता है। तो आपको सभी को ये समझना पड़ेगा कि आपकी और कंपनी की दोनों की पार्टनरशिप है। कंपनी आपके बगैर पूरी नहीं है और आप भी कंपनी के बगैर पूरे नहीं है। तो इसी के चलते सरकार की जितनी पॉलिसीज आती हैं, ऑब्वियसली ई बायोटोरियम आगे बढ़ के खुद उनकी हेल्प करता है सुनील भाई। जी, थैंक यू वेरी मच राहुल सर। और जितने भी पार्टिसिपेंट जो आज हमको सुन रहे हैं, हम अभी भी एक एक बात राहुल सर से और हमारी जो मैनेजमेंट की टीम है उन सब से, और जितने एक्सपर्टीज हैं हम उनके साथ भी एसोसिएट है और उनको साथ में लेकर के ई बायोटोरियम पर डे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। और सर का भी यही मानना है, सागर सर का, कि कुछ भी हो जाए कंपनी और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ नहीं होना चाहिए। इसमें हमारा पहला कदम था और ये हमने राहुल जी के साथ शुरुआत की थी फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के साथ में। ये जो शुरुआत थी ये हमें शुरू में बड़ी तकलीफ दे रही थी, लेकिन आज हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हमने उनके नॉर्म्स को पूरा किया। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम राहुल सर के साथ एसोसिएट होते हैं, उनके साथ बात करते हैं। कल भी इनफैक्ट कुछ नए प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे हैं, उसको लेकर के भी राहुल सर के साथ हम बात करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच राहुल सर, आपने मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट पे आप आए और आपने मुझे समय दिया। वापस में प्रतीक को